नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी ट्यूब बैक पर, जहां आपको मिलेगा ढेर सारी कहानियां और नोवेल का समावेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। उस पारदर्शी भ्रामक मानव आकृति ने ध्रुव की नजरों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मानो वह ध्रुव को अनदेखा कर रहा हो। उसकी नजरें सामने घोरस को घूर रही थीं। वह काफी देर तक चुप रहा, यहां तक कि वर्तमान ध्रुव भी घोरस की ताकत से अनजान था। वह बस इतना ही अनुमान लगा सकता था कि घोरस की असली ताकत मूल सम्राट रैंक के किसी योद्धा से कम नहीं थी। इससे ध्रुव थोड़ा और साहसी हो गया। हालांकि घोरस अपना कर्तव्य निभाएगा और ध्रुव की ओर से हस्तक्षेप नहीं करेगा। ध्रुव अपने दिल में साफ जानता था कि अगर मामला जिंदगी और मौत का हो तो घोरस इसे ही चुपचाप खड़ा रहकर कुछ नहीं करेगा। अरे, तुम अंततः स्वयं बाहर आने को तैयार हो। घोरस ने अपना मुंह खोला और सामने खड़ी उस भ्रामक मानव आकृति को देखकर मुस्कुराया। उसने अपनी बाहें छाती पर रखीं और धीरे से हंसा। यह देखकर मानव आकृति के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उसे घोरस के सामने एक अदृश्य दबाव का एहसास हुआ। उस तरह का दबाव जानबूझकर नहीं था, बल्कि यह एक पूर्ण योद्धा के पास मौजूद आभा थी। इस आभा में किसी की भी शक्ति कहीं से भी दब सकती थी। जहां तक उसकी बात है, एक आत्मिक शरीर के रूप में उसने जो दबाव महसूस किया वह मानो पर्वत के दबाव जैसा था। घोरस ने अपनी भौहें उठाईं जब उन्हें उस भ्रामक मानव आकृति की बेचैनी का एहसास हुआ। उनके मन में एक विचार आया और उनके आस पास का अदृश्य आभा मंडल चुपचाप गायब हो गया। इस क्षण घोरस बिल्कुल एक साधारण वृद्ध व्यक्ति की तरह दिखाई दिए। उनमें जरा भी उतार चढ़ाव महसूस नहीं हो रहा था। उस धुंधली मानव आकृति ने उसी क्षण होश संभाला जब उसके आस पास का आभामंडल गायब हो गया। घोरस को देखते ही उसका चेहरा सदमे से भर भर गया। घोरस अपनी आभा को नियंत्रित करने और संसार की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम था। ऐसी शक्ति की तुलना अपने चरम पर भी वह नहीं कर सकता था। धुंधली मानव आकृति ने एक बार फिर अपने हृदय में आह भरी। घोरस की अपार शक्ति से वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने उसे दबा दिया। फिर उसने धीरे से अपना मुंह खोला और बोला, यह सही है, मैं खुद ही बाहर आ गया हूं। मैं इतने लंबे समय तक जी चुका हूं कि मैं मरना नहीं चाहता। घोरस मुस्कुराया। उसने ध्रुव के चेहरे पर आए अजीब भाव को नजरअंदाज किया और मुंह खोलकर हौंस पड़ा। क्या तुम अपना परिचय नहीं दोगे? मैं शिहान हूं, 1000 साल पहले का व्यक्ति। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस युवा पीढ़ी ने मेरे बारे में सुना है? शिहान की नजरें ध्रुव पर टिकी थीं, जो धीरे से अपना मुंह खोलकर बोल रहा था। ध्रुव ने कोई वादा नहीं किया था। उसने अपना मुंह सिकोड़ लिया। वह मूल मार्शल दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं था। वह इस बूढ़े को कैसे जानता होगा? शियान ने भी ध्रुव के चेहरे पर यह भाव देखकर एक उदास मुस्कान बिखेरी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। एक मर चुका इंसान 1000 साल बाद की युवा पीढ़ी को कैसे पता चल सकता है? यह वाकई हास्यास्पद था। घोरस ने बेरुखी से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे और नदी देवता की दिव्य कड़ाही के बीच का संबंध अभी तक नहीं टूटा है। घोरस के शब्द सुनते ही शिहान के हाव भाव बदल गए। हालांकि एक पल की खामोशी के बाद उसने आह भरी और बोलने के लिए मुंह खोला, यह देर सवेर टूट जाएगा। हालांकि यह आज टूटेगा या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। यह सुनकर घोरस की भौहें तन गईं। शिहान को घूरते हुए उसकी बूढ़ी आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में एक बर्फ सी उमड़ रही थी। घोरस के चारों ओर धीरे धीरे कई छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े उभर आए। हड्डियां जमा देने वाली सफेद सीत दिव्य रोशनी की शक्ति भी सक्रिय हो गई थी। यह
दृश्य देखकर शिहान के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उन बारीक बर्फ के टुकड़ों ने उसे एक खतरनाक एहसास कराया। यदि आप मेरी नदी देवता की दिव्य कड़ाही चाहते हैं, तो आपको एक मामले को सुलझाने में मेरी मदद करनी होगी। इस बार घोरस के आस पास की जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। उसका भी यही मूड था। शिहान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इसके बजाय वह अपनी बात जारी रखते हुए सामान्य भाव में लौट आया। किसी को मारने में मेरी मदद करो, अन्यथा यह नदी देवता की दिव्य कड़ाही धूल के ढेर में बदल जाएगी, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चुभती हुई ठंडी बर्फ तीखे टुकड़ों में बदल गई जो शिहान के चारों ओर तैरने लगे। घोरस के एक विचार मात्र से शिहान अगले ही पल मर जाएगा। यह कोई धमकी नहीं है, आप इसे धमकी के रूप में देख सकते हैं। हालांकि वह दिल से बेहद घबराया हुआ था, फिर भी शिहान ने अडिग रवैया बनाए रखा और धीरे से बोलने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही उसने कहा, बर्फ का टुकड़ा उसके शरीर से बस कुछ इंच की दूरी पर था। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि इस पल उसकी बची हुई आत्मा का वह कण भी मानो जमने ही वाला था। घोरस की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं जब उसने दृढ़ निश्चयी शियान को देखा। उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपना सिर घुमाकर ध्रुव की ओर देखा। यह देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। उन्हें जैन माते सेड गैन के देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। दोनों के बीच की बातचीत हमेशा से अस्पष्ट रही थी। वह कैसे भी सुनता, वह बस मोटे तौर पर ही समझ पाता था। इस समय उसे बस इतना ही पता था कि अगर उसे नदी देवता की दिव्य कड़ाही हासिल करनी है, तो उसे इस बूढ़े की मदद करनी होगी, जो मरेगा नहीं, किसी को मार डालेगा। उफ, बड़ों, क्या आप पहले मुझे बता सकते हैं कि मैं इस नदी देवता की दिव्य कड़ाही को कैसे हासिल कर सकता हूं? ध्रुव के मुंह का कोना फड़क उठा। उसने डरते डरते इन दो दुश्मन बूढ़ों को देखा और अजीब तरह से मुस्कुराया। उस व्यक्ति को मारने में उसकी मदद करो जिसने उसे घायल किया है। फिर वह नदी देवता की दिव्य कड़ाही से अपना संबंध तोड़ने की पहल करेगा। नदी देवता की दिव्य कड़ाही स्वाभाविक रूप से तुम्हारी होगी। घोरस की बात सुनते ही ध्रुव तुरंत समझ गया। नदी देवता की दिव्य कड़ाही पाने के लिए उसे एक योद्धा को मारना होगा, जो कम से कम एक मूल परिवर्तन रैंक योद्धा तो हो ही। इस बात को तो छोड़ ही दीजिए कि उसके पास ऐसे व्यक्ति को मारने की ताकत भी नहीं थी। चाहकर भी उसके लिए ऐसे व्यक्ति से मिलना नामुमकिन था। शियान एक बार फिर मुस्कुराया, मानो उसने ध्रुव के दिल की बेचैनी भांप ली हो। उसने मुंह खोला और कहा, मुझे उसे ढूंढने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि जब तुम उससे मिलो तो मेरा बदला लो। मैं अभी तुम्हें नदी देवता की दिव्य कड़ाही सौंप सकता हूं। हालांकि शर्त यह है कि तुम्हें 9 दिव्य बिजली की शपथ लेनी होगी। मैं जो देख रहा हूं उसके अनुसार इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शिहान की आवाज सुनाई देने से पहले ही घोरस का शरीर एक प्रचंड दिव्य रोशनी से जल उठा। घनी सफेद रोशनी घोरस के शरीर के चारों ओर किसी आत्मा की तरह नाच रही थी। यह शिहान के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए जब उसने घोरस के शरीर पर घनी सफेद रोशनी देखी। अपने अनुभव के आधार पर वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह रोशनी क्या है। सफेद सीत, दिव्य रोशनी। तुम दिव्य रोशनी की आत्मा हो। शियान की आंखें घोरस को देखते ही चौड़ी हो गईं। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि ध्रुव, जो एक छोटा सा शक्तिदेव था, इतने शक्तिशाली योद्धा के साथ था। यह वास्तव में एक दिव्य रोशनी की आत्मा थी। सभी जानते थे कि दुनिया की सभी दिव्य रोशनियां पहले ही आत्माओं में बदल चुकी थीं। जो लोग उन्हें अपने पीछे चलने के लिए राजी कर सकते थे, वे स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा वाले थे। वे सभी मनुष्यों में ड्रैगन थे। एक व्यक्ति के रूप में उसे स्वर्ग का अनुसरण करना ही था, अन्यथा दिव्य रोशनी स्वयं ही उसे छोड़ने की पहल करेगी।
कोई नहीं जानता था कि इसका कारण क्या है, लेकिन दिव्य रोशनियों के सभी स्वामियों को इस नियम का पालन करना ही था। इस समय ध्रुव एक दिव्य रोशनी का अनुग्रह प्राप्त करने में सक्षम था। इसके अलावा वह सफेद सीत दिव्य रोशनी थी, जो दिव्य रोशनी की रैंकिंग में 11वें स्थान पर थी। ऐसी स्थिति में 9 दिव्य बिजली शपथ उसके लिए मूलतः कुछ भी नहीं थी। 9 दिव्य बिजली शपथ की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं 9 दिव्य बिजली की शपथ को स्वीकार कर सकता हूं, हालांकि मुझे आशा है कि आप उस मामले को याद रखेंगे जो मैंने आपको सौंपा है। कृपया याद रखें, उस व्यक्ति का नाम के गारीद है। शिहान का मूल रूप से धुंधला शरीर उसकी आवाज सुनते ही धीरे धीरे बिखर गया। जब उसका शरीर पूरी तरह से गायब होने वाला था, तब घोरस का हाथ एक बार फिर आगे बढ़ा। उसके हाथ से एक चूषण बल निकला और शिहान की बिखरी हुई आत्मा को घोरस ने बलपूर्वक वापस खींच लिया। एक क्षण बाद ध्रुव के सामने मुट्ठी भर आकार का एक क्रीम सफेद प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। यह वही सारभूत आत्मा थी जिसे शिहान की बची हुई आत्मा ने एकत्रित करके परिष्कृत किया था। इसे मुझे दे दो। यह आध्यात्मिक प्रकाश पुंज पर्याप्त रूप से शुद्ध है। अगर तुम सावधान रहो तो यह तुम्हारे पूर्वज की शेष आत्मा के साथ विलीन हो जाएगा। इसे उनके लिए पोषण माना जा सकता है। समय तेजी से बीतता गया और हकीम मुलाकात बस आने ही वाली थी। जिस दिन का ध्रुव को लंबे समय से इंतजार था, वो आ ही गया। प्राचीन नील शहर में हर कोई उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और एक और आग की लपटें उठने ही वाली थीं। बिस्तर पर बैठे ध्रुव का शरीर धीरे से कांप उठा। इसके तुरंत बाद ध्रुव की आकृति सराय से गायब हो गई। आकाश में एक जगह का स्थान थोड़ा विकृत हो गया था। ध्रुव की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वह उस खाली जगह में खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। इस समय आकाश में पहले से ही दर्जनों योद्धा, जिनकी आभा मजबूत और ठोस थी, खड़े थे। और ये लोग, उनमें से सबसे कमजोर की ताकत एक सितारा शक्तिदेव जितनी थी। जहां तक सबसे मजबूत की बात है, उनकी ताकत पहले ही 8 सितारा शक्तिदेव के भयावह स्तर तक पहुंच चुकी थी। ऐसी व्यवस्था को भयानक कहा जा सकता है। ध्रुव की शक्ल देखकर ये लोग एक पल के लिए चौंक गए। ध्रुव का चेहरा साफ देखकर उनमें से कई लोगों के चेहरे पर हल्की सी भौहें चढ़ गईं। इतना नादान बच्चा आसमान में खड़े होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या उसने सचमुच सोचा था कि कोई इस स्तर पर ऐसा कर सकता है? हालांकि अगले ही पल सभी के हाव भाव एक बार फिर बदल गए जब उन्होंने ध्रुव के शरीर पर एक अस्पष्ट आभा देखी। ध्रुव की आभा उनमें से कुछ प्रमुख योद्धाओं से जरा भी कमजोर नहीं थी। यह व्यक्ति, जो युवा पीढ़ी का सदस्य प्रतीत होता था, वास्तव में एक शक्तिशाली शक्तिदेव था। जबकि हर कोई ध्रुव की ताकत से हैरान था, एक आकृति अचानक आकाश में फैल गई और ध्रुव के सामने आ गई। उस व्यक्ति के पहुंचने से पहले ही एक जोरदार आवाज चारों ओर फैल चुकी थी, जिससे पूरा स्थान कांप उठा। हाँ, भाई ध्रुव, हमें आखिरी बार मिले हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आपके शरीर की आभा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। हाँ, ये शब्द कहते ही आकाश में खड़े शक्तिदेव योद्धाओं को तुरंत समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस व्यक्ति में इतनी कम उम्र में इतनी शक्तिशाली शक्ति थी। वह वास्तव में ध्रुव था, जो प्राचीन नील शहर का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था। इस वजह से ध्रुव को देखने वाली हर किसी की निगाहों में एक अतिरिक्त प्रशंसा भरी नजर आ रही थी। कुछ लोगों की आंखों में तो ध्रुव के करीब आने की पहल करते हुए एक चमक भी थी। हाल ही में ध्रुव की शक्तिदेव रैंक की ताकत उसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण नहीं थी, बल्कि उसकी अद्वितीय और उत्कृष्ट गोलियां बनाने की क्षमता ने सभी को चौंका दिया था। इतनी कम उम्र में न केवल उसकी ताकत शक्तिदेव दायरे तक पहुंच गई थी, बल्कि उसका हकीम कौशल भी उसके पूर्ववर्तियों से आगे निकल गया था, जो सेकंड ग्रेड हकीम के दायरे तक पहुंच गई थी।
यह जान लेना चाहिए कि सेकंड ग्रेड का हकीम ऐसा होता था जिससे उनके 8 सितारा शक्तिदेव सम्राट भी बेहद ईर्ष्या करते थे। सेकंड ग्रेड के हकीम द्वारा बनाई गई गोलियां शक्तिदेव रैंक से नीचे के सभी लोगों की नजर में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती थीं। शक्ति बढ़ाने में इनसे अनगिनत लाभ होते थे। इस समय एक सेकंड ग्रेड हकीम की असली ताकत भी देखी जा सकती है। ध्रुव ने जब कनूज को अपनी ओर आते देखा तो वह बेबाकी से मुस्कुराया। ऐसे व्यक्ति के सामने उसे ज्यादा औपचारिक होने की जरूरत नहीं थी, वरना लोग उसे बुरी नजर से देखते। भाई कनूज, हमारी पिछली मुलाकात को कुछ दिन हो गए हैं। क्या आप महान हकीम मुलाकात में जा रहे हैं? यह सुनकर कनूज एक बार फिर मुस्कुराया। वह हंसा और बोला, बिल्कुल, इस बार महान हकीम मुलाकात बहुत ही जीवंत है। अगर मैं जाकर नहीं देखूंगा तो क्या मैं इतना अच्छा मौका गोंवा नहीं दूंगा। दोनों एक बार फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। जैसे ही वे महान हकीम मुलाकात की ओर बढ़ने वाले थे, एक और मानव आकृति उड़ती हुई दिखाई दी। यह व्यक्ति आसमानी सौदा मीनार से आए बुजुर्ग ओजस थे। भाई ध्रुव, क्या हम साथ यात्रा कर सकते हैं? बुजुर्ग ओजस के मुंह से निकलते ही ध्रुव के बगल में खड़ा कनूज भी दंग रह गया। आसमानी सौदा मीनार किस तरह का गुट था? हकीम मुलाकात में भाग लेने वाले आसमानी सौदा मीनार के प्रतिनिधि के रूप में बुजुर्ग ओजस की पहचान स्वाभाविक रूप से पूरे आसमानी सौदा मीनार का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि उन्होंने वास्तव में ध्रुव के साथ यात्रा करने का अनुरोध किया था। इसके पीछे का अर्थ स्वयं स्पष्ट था। बूढ़े ओजस के अचानक कहे शब्दों से ध्रुव भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, मुस्कुराया और सिर हिलाकर धीरे से बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उन्होंने धीरे से कहा, बुजुर्ग ओजस के साथ यात्रा करना स्वाभाविक रूप से मेरे लिए सम्मान की बात है। बुजुर्ग ओजस ने बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराया। वे तीनों चल पड़े। उनके पैर खाली हवा में थे और वे मुलाकात स्थल की ओर उड़ चले। उन तीनों के गायब हो जाने के बाद आकाश में मौजूद विभिन्न शक्तिदेव रैंक के योद्धा अंततः होश में आए। उन्होंने उस दिशा में देखा जहां ध्रुव का समूह गायब हो गया था और काफी देर तक चुप रहे। कुछ ही देर बाद ध्रुव का समूह एक विशाल चौक पर पहुंच गया। यह चौक ध्रुव द्वारा देखा गया अब तक का सबसे बड़ा चौक कहा जा सकता था। इसमें इतने ज्यादा लोग समा सकते थे कि अगर प्राचीन नील शहर के सभी लोग भी इस पर खड़े हो जाएं, तो भी इसे भरना मुश्किल होगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह चौक कितना विशाल होगा। सबसे अलग बात यह थी कि यह चौक दरअसल अंतहीन शून्य में स्थित था। ध्रुव ने ऐसा दृश्य पहली बार देखा था। छोटे दोस्त ध्रुव, भाई ओजस, भाई कनूज, चूंकि आप तीनों यहां हैं, कृपया अपनी सीटें ले लें। जब वे तीनों खाली जगह वाले चौक पर उतरे तो अध्यक्ष गुलशन ने पहले ही ध्रुव के आगमन को देख लिया था। उसने हाथ जोड़कर दूर से ही मुस्कुराते हुए ध्रुव के समूह का अभिवादन किया। यह देखकर वे तीनों जरा भी संकोची नहीं हुए। वे गुलशन के पीछे पीछे एक मंच पर पहुंचे। प्राचीन नील शहर में नंबर 1 गुट होने के नाते आसमानी सौदा मीनार को स्वाभाविक रूप से निर्णायक मंडल में एक सीट मिलनी चाहिए थी। कनूज की ताकत भी साधारण नहीं थी। हालांकि उसकी सीट बुजुर्ग ओजस जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह एक अच्छी सीट थी। सिर्फ ध्रुव को सीट नहीं मिली, हालांकि उसके पास कई चालें थीं। आखिरकार वह प्राचीन नील शहर का एक नया मेहमान था और उसे सीट नहीं मिली। भाई ध्रुव को इस बूढ़े आदमी के साथ आना चाहिए। भाई ध्रुव की ताकत से निर्णायक मंडल में आपके लिए एक सीट होनी चाहिए। वे दोनों भी वहां हैं। अपनी बात खत्म करते हुए गुलशन की आवाज में थोड़ी सी चेतावनी थी। फिर भी ध्रुव ने फिर भी सिर हिलाया और मुस्कुराया। चूंकि उसके लिए पहले से ही एक सीट मौजूद थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही राजन और मुकेश भी मौजूद थे। क्या यह हो सकता है कि वह डर गया था? सबके अपनी
अपनी जगह पर बैठने के बाद ध्रुव ने देखा कि बुजुर्ग ओजस उसके पास ही बैठे थे। उसकी आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं जब उसने चंद्रू की तरफ देखा, जो बगल में बैठा था। उसके मन में एक विचार कौन था। यह सीट शायद गुलशन ने जानबूझकर रखी थी। क्या यह हमारे हकीम एसोसिएशन का नया सेकंड ग्रेड का हकीम नहीं है, छोटा भाई ध्रुव? क्यों? उच्च श्रेणी के हकीमों की थोड़ी सतही समझ होने के बाद भी तुम अपना कौशल दिखाने से खुद को नहीं रोक पा रहे हो? इस बूढ़े आदमी ने जो देखा है, उसके अनुसार तुम्हें वापस जाकर कुछ और साल प्रशिक्षण लेना चाहिए। अरे, तुमने तो शक्तिदेव रैंक की गोली भी नहीं देखी और तुम उसे परिष्कृत करना चाहते हो। तुम सचमुच कल्पना में डूबे हुए हो। बोलने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हकीम एसोसिएशन का प्रमुख हकीम राजन था। उसकी बातों से पता चलता था कि उसके मन में ध्रुव के प्रति काफी गहरा पूर्वाग्रह था। अरे, क्या तुमने शक्तिदेव रैंक की गोलियां नहीं देखीं? फिर भी तुम अभी भी युवा पीढ़ी के सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। वह स्वाभाविक रूप से सीखने का इतना अच्छा अवसर हाथ से नहीं जाने देगा। दूसरी ओर, एक बार जब यह बूढ़ा आदमी गोली को परिष्कृत कर लेगा, तो मैं तुम्हें इसे देखने की अनुमति दे सकता हूं। अन्यथा तुम जीवन भर कुएं के तल पर मेंढक बनकर रह जाओगे। राजन के शब्द अभी सुनाई ही दिए थे कि एक और ठंडी आवाज तेजी से सुनाई दी। ध्रुव को इस व्यक्ति को देखने की भी जरूरत नहीं थी, यह जानने के लिए कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से आरोही शहर का सेकंड ग्रेड का हकीम मुगेश ही था। मुगेश के शब्द सुनाई देने के बाद राजन बोलने ही वाला था कि तभी चौक के बीच से एक घंटी की झंकार धीरे धीरे आकाश में गूंज उठी। वह खाली चौक में गूंजती रही और बहुत देर तक गायब नहीं हुई। काफी देर बाद हकीम एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलशन चौक के बीचों बीच खड़े हुए। उनके हाथ पीठ के पीछे थे और उनकी नजर पूरे चौक पर थी। इसके तुरंत बाद गुलशन के मुंह से एक जोरदार और शक्तिशाली आवाज धीरे धीरे निकली। मैं घोषणा करता हूं कि महान हकीम मुलाकात शुरू हो गई है। जैसे ही गुलशन ने बोलना समाप्त किया, एक विचार के साथ समुद्र के समान विशाल भयानक अंदरूनी शक्ति तुरंत बाहर निकली और पूरे चौक पर फैल गई। इसके तुरंत बाद हजारों पत्थर के मंच हवा से प्रकट होकर चौक के बीचों बीच तैरने लगे। उनके ऊपर गुलशन की अंदरूनी शक्ति भी थी, जिसने एक अत्यंत भयानक अंदरूनी शक्ति का दबाव छोड़ा। ऐसी स्थिति में दर्शक दीर्घा में बैठे हजारों हकीम एक के बाद एक उछल पड़े। उनके शरीर एक दो बार चमके, उसके बाद वे लटके हुए पत्थर के मंच पर प्रकट हुए। जिस क्षण उन्होंने पत्थर के मंच पर कदम रखा, एक भयावह दबाव जो पहाड़ के समान भारी था, अचानक उनके शरीर पर आ गिरा, जिससे उनके शरीर अनैच्छिक रूप से डूब गए। उनमें से कुछ तो कुछ सांसें भी नहीं ले पाए। फिर उनके शरीर असंतुलित होकर पत्थर के मंच से गिर पड़े। इसके बाद गुलशन ने उन लोगों को प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया और वे केवल नाराज होकर मंच से बाहर निकल सके। बेशक इनमें से ज्यादातर लोग पत्थर के चबूतरों के नियमों के बारे में कुछ कुछ जानते ही थे। जैसे ही अंदरूनी शक्ति के दबाव का हमला हुआ, एक अदृश्य अंदरूनी शक्ति तुरंत सभी की भौहों के बीच से निकल आई और उस भयानक अंदरूनी शक्ति दबाव का प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की। साथ ही उनके पैर जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये पत्थर के मंच हवा में लटके हुए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे पूरी तरह स्थिर थे। दोनों ताकतों के प्रतिरोध के कारण कई पत्थर के मंच पहले ही झुकने लगे थे। इस समय एलिमिनेशन राउंड का दूसरा दौर आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। कुछ ही पलों में एक बार फिर कई लोग पत्थर के मंच से नीचे गिर पड़े। 2 घंटे से भी कम समय में पत्थर के मंच पर मौजूद हजारों लोगों में से लगभग आधे लोग नीचे गिर चुके थे। इस समय जो लोग अभी भी पत्थर के मंचों पर खड़े थे, उनके लिए यह स्वाभाविक रूप से आसान नहीं था। हालांकि वे अपने पैरों के नीचे पत्थर के मंच को बमुश्किल स्थिर कर पा रहे थे, फिर भी कई लोग ऐसे थे जिनके पत्थर के मंच हिल रहे थे।
अगर यह दौर थोड़ा और चलता तो कई लोग पत्थर के मंच से गिर पड़ते। बेशक ऐसा नहीं था कि उनमें कोई ताकतवर लोग नहीं थे। उनमें से 10 से कम रैंक 9 के हकीम नहीं थे जो अत्याचारी अंदरूनी शक्ति का दबाव के सामने गर्व से खड़े थे। यह स्पष्ट था कि अंदरूनी शक्ति का दबाव अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था। इसी वजह से गुलशन, जो सबको देख रहा था, के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। मंच पर बैठे ध्रुव भी चौक के दृश्य को देखकर चकित रह गया। यह तरीका दरअसल लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए था। गुलशन की अंदरूनी शक्ति को देखते हुए, अगर यह सचमुच फट जाए तो ये रैंक 8 और रैंक 9 के हकीम इसके झटके को झेल नहीं पाएंगे। हालांकि इस समय गुलशन का यह तरीका एलिमिनेशन राउंड पूरा करने का सबसे तेज तरीका था। इन 2 एलिमिनेशन राउंड के खत्म होने के बाद असली लड़ाई का समय आ गया था। आखिरकार जो हकीम अपनी गोली बनाने की कला में सबसे कुशल थे। जब दूसरे राउंड का समय खत्म हुआ तो गुलशन का अंदरूनी शक्ति का दबाव, जो पूरे खाली जगह में फैल गया था, बाढ़ के पानी की तरह तुरंत हट गया और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। गोली बनाने का तीसरा राउंड आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। वर्तमान ध्रुव और बाकियों की नज़र में रैंक 8 और रैंक 9 के हकीमों के बीच की प्रतियोगिता बच्चों के खेलने कूदने जैसी थी। देखने लायक कुछ भी नहीं था। इसलिए गोलियां बनाना शुरू होने के बाद देखने के मंच पर मौजूद ध्रुव ऊब के कारण पहले ही सो गया था। अगर गुलशन और बाकी लोग उसके पास नहीं थे तो संभावना थी कि वह पहले ही मुड़कर चला गया होता। पलक झपकते ही 8 घंटे चुपचाप बीत चुके थे। दर्शक दीर्घा में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर ऊब के भाव थे। एक नजर में कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी सो गए थे। खांसी अचानक देखने के मंच पर एक हल्की खांसी की आवाज आई। इस हल्की खांसी से ध्रुव भी जाग गया। हाँ, बूढ़े भाई राजन, देखो यह जगह कितनी उबाऊ है। हम दोनों इतने सालों से नहीं मिले हैं। अब यह बूढ़ा हम दोनों के बीच की ताकत के बारे में बहुत उत्सुक है। क्यों ना हम कोई खेल खेलें? बोलने वाला व्यक्ति आरोही शहर का मुकेश था। इस समय मुकेश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जब उसने राजन को देखा। वह हाथ में चाय के कप से खेल रहा था और बोलते हुए मुस्कुरा रहा था। हम दोनों के बीच बात करने के लिए क्या है? अगर आप मेरी असली ताकत जानना चाहते हैं तो मुकाबले तक प्रतीक्षा करें। राजन ने मुकेश की बातें सुनी तो उसकी ठंडी सिसकारी निकल गई। उसका चेहरा ठंडा था। उसने आंखों के कोने से मुकेश को देखा। मुकेश को इस बात से जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने नजरें उठाकर राजन को तिरस्कार से देखा और उपहास किया। क्यों बूढ़े भाई राजन, तुम इस बूढ़े आदमी से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करते? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि तुम अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहते, बल्कि बात यह है कि तुम में इस बूढ़े आदमी से मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। इतने सालों बाद भी तुम्हारी गोलियां बनाने की कला अभी भी स्थिर है। मुकेश, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मुकेश के उत्तेजक शब्दों ने राजन के दिल में गुस्से की आग भड़का दी। उसका मुरझाया हुआ हाथ पत्थर की कुर्सी के आर्मरेस्ट से टकराया। राजन के उठते ही पत्थर के टुकड़े बाहर निकल आए। एक ठंडी खर्राट के साथ राजन के शरीर में शक्तिशाली शक्ति तुरंत उभर आई। एक सितारा शक्तिदेव की भयावह आभा एक पल में बाहर निकली और बेरहमी से मुकेश की ओर टूट पड़ी। अरे क्यों? क्या तुम अब भी इस बूढ़े आदमी से लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? मुकेश ने यह देखकर एक बार फिर ठंडी हंसी निकाली। उसके मन में एक विचार आया और उसके शरीर के भीतर से एक अत्यंत भयावह आभा निकली। वह राजन की आभा से हिंसक रूप से टकराई। टकराना एक धमाके के साथ दर्शक दीर्घा में बैठे योद्धाओं के चेहरे तेजी से पीछे हट गए। गुलशन का चेहरा उन दोनों को देखते हुए उदास हो गया। आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा।
दूसरी ओर राजन का चेहरा मुकेश को देखते हुए गंभीर था। इतने सालों बाद भी उसकी ताकत एक सितारा शक्तिदेव के स्तर पर ही रही थी। उसके लिए अब और आगे बढ़ना नामुमकिन था। लेकिन इस समय जब उसने मुकेश की ताकत देखी तो उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही 3 सितारा शक्तिदेव के स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि वह पहले ही 3 सितारा शक्तिदेव के स्तर पर पहुंच चुका था। ऊपरी तौर पर वह लगभग ध्रुव के बराबर ही था। वह इतनी ताकत का सामना कैसे कर सकता था? भले ही इस बूढ़े आदमी की ताकत तुमसे कम है, लेकिन अंदरूनी शक्ति की बात करें तो यह बूढ़ा आदमी कभी किसी से नहीं डरता। यह सुनकर मुकेश की आंखों में चमक आ गई। वह ठंडी हंसी और बोला, ओह, क्या ऐसा है? चूंकि तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी अंदरूनी शक्ति मेरी शक्ति से कम नहीं होगी, तो हम दोनों ही अंततः हकीम हैं। तो चलो आज कुछ मजा करते हैं। यह हकीम से जुड़ी एक बात है। मुकेश ने अपने शब्द सुनकर धीरे से अपना हाथ उठाया। सोचते ही मुकेश की हथेली में हरी नीली रोशनी का एक समूह फुफकार की आवाज के साथ प्रकट हुआ। ध्रुव भी इस रोशनी की ओर आकर्षित हुआ और उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाईं। संयोग से उनकी नजरें एक दूसरे से मुकेश से टकरा गईं। मुकेश एक बार फिर हंसा। उनके मुंह के कोनों पर व्यंग्य और भी गहरा हो गया जब उन्होंने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, भाई ध्रुव हमारे साथ क्यों नहीं आते? ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं। मुकेश की ओर देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अंत में वह धीरे से हंसा और आलस से जवाब देने के लिए मुंह खोला, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। इस समय मुकेश स्पष्ट रूप से उन दोनों की असली ताकत जानना चाहता था। वह ध्रुव को लड़ने का मौका कैसे आसानी से छोड़ सकता था? हम दोनों के साथ तो बोरिंग है। भाई ध्रुव भी हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? ज्यादा से ज्यादा हम कुछ दांव लगा सकते हैं। क्या यह ज्यादा दिलचस्प नहीं होगा? उसकी आवाज सुनते ही मुकेश ने अपना हाथ हिलाया। मुकेश के हाथ में एक लाल सुनहरा क्रिस्टल दिखाई दिया। इस पल ध्रुव के हाव भाव आखिरकार बदल गए थे। क्रिस्टल को घूरने के बाद ध्रुव ने मुकेश को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और अपना सिर जोर से हिलाया। ध्रुव और बाकी दोनों जजों की खाली जगह पर बनी सीटों के सामने खड़े थे। सीटों के सामने हो रहे शोरगुल ने स्वाभाविक रूप से दर्शक दीर्घा में बैठे कई दर्शकों की निगाहें खींच लीं। जब लोगों ने उन तीनों को देखा तो सभी की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। राजन की पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं थी। वहां मौजूद लाखों लोग भी उससे बेहद परिचित थे। आरोही शहर के मुख्य हकीम होने के नाते मुकेश स्वाभाविक रूप से उनके दिल में उनके बारे में एक दो बातें जानते थे। हालांकि ध्रुव ने अभी सेकंड ग्रेड का हकीम बनने की योग्यता प्राप्त की थी। सभी की नजर में ध्रुव महज एक अर्ध सेकंड ग्रेड का हकीम था। हालांकि उसके पास कुछ आधार था, फिर भी वह मुकेश और राजन के साथ कैसे खड़ा हो सकता था? इस घटना ने सभी को ध्रुव पर उंगली उठाने पर मजबूर कर दिया। वह तो बस एक आदमी है जिसने अभी सेकंड ग्रेड हकीम बनने की योग्यता प्राप्त की है। अगर उसके पास थोड़ी ताकत भी है तो वह वास्तव में राजन और मुकेश को सार्वजनिक रूप से भड़काने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में अपनी सीमा नहीं जानता, चूंकि बुजुर्ग ध्रुव ने आगे बढ़ने की हिम्मत की है। इसका मतलब है कि वह बुजुर्ग मुकेश और बुजुर्ग राजन से नहीं डरते। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने महान हकीम मुलाकात में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। अगर उनमें ताकत नहीं होती तो वे यहां कैसे आ सकते थे? यह सही है। क्या वह सिर्फ इस बात से ईर्ष्या नहीं कर रहा है कि बड़े ध्रुव में इतनी कम उम्र में इतनी ताकत है? अगर तुम में क्षमता है तो तुम्हें भी उनके साथ प्रशिक्षण लेना चाहिए। चौक में नए मुख्य किरदार बने 3 लोगों ने भी मंच के नीचे काफी गर्मागर्म बहसें छेड़ दी। हालांकि आखिरकार ध्रुव का समर्थन करने वालों की संख्या ज्यादा थी।
आखिरकार ध्रुव ने 1 महीने पहले बसंता दल के पूर्वज बूढ़े नाथ की बेरहमी से पिटाई की थी। वह आदमी सबकी नजरों में अच्छा इंसान नहीं था। आज हकीम मुलाकात में आने की उसकी हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि वह ध्रुव से डरता था। ध्रुव और बाकी दोनों ने बाहरी लोगों की गर्मागर्म बहस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। काफी देर बाद मुकेश के मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से मुंह खोला और हौंस दिया। चूंकि हम तीनों हकीम हैं, इसलिए मेरा मानना है कि आप दोनों को पहले से ही अपनी रोशनी पर काबू करने में महारत के शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। मुकेश की बातें सुनकर राजन की नाक से एक ठंडी खर्राट निकली। जाहिर है उसे अपनी रोशनी पर काबू पाने की कला पर पूरा भरोसा था। दूसरी ओर ध्रुव ने धीरे से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने अचानक मुकेश की तरफ देखा, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दिया। मुकेश के मुंह के कोनों पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। अंदरूनी शक्ति के मामले में हम तीनों के बीच का अंतर ज्यादा नहीं है। अगर हम अंदरूनी शक्ति से मुकाबला करें तो अच्छा परिणाम पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम अपनी रोशनी से लड़ेंगे। इसे एक तेज लड़ाई भी कहा जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? यह सुनकर राजन की भौहें अनायास ही तन गईं। वह मुकेश के सुझाव से सहमत नहीं था। जहां तक ध्रुव की बात है, वह अभी भी बेहद शांत भाव से था और उसने कोई टिप्पणी नहीं की। मुकेश के मुंह के कोने सिकुड़ गए जब उसने देखा कि उन दोनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे अपनी रोशनी पर पूरा भरोसा था। कम से कम राजन की रोशनी की तुलना तो उससे नहीं की जा सकती थी। जहां तक ध्रुव की बात है, उसकी राय में भले ही ध्रुव भी 2nd ग्रेड का हकीम था और उसकी ताकत भी उसके जैसी ही थी, फिर भी वह एक बच्चा था जो अभी पहाड़ों से आया था। उसके पास किस तरह की खास रोशनी कैसे हो सकती है? जैसे ही यह विचार मुकेश के मन में कौंधा, उसके शरीर के भंवर में एक बेहद दबंग स्याही के रंग की रोशनी एक सांप में बदल गई। मुकेश के शरीर में सख्ती रास्तों से गुजरते हुए वह तुरंत उसकी हथेली से बाहर निकल आई। वह सांप हवा के विपरीत तेजी से बढ़ा और कुछ 1000 फीट लंबे एक विशालकाय अजगर में बदल गया। वह 1,00,000 फीट से ऊपर खाली जगह में एक विस्मयकारी आभा के साथ कुंडली मारे बैठा था। जैसे ही सांप प्रकट हुआ, पत्थर के मंच पर पालथी मारकर बैठे और गोलियां शुद्ध कर रहे कई प्रतिभागियों की कड़ाहियों से एक धीमी पॉप ध्वनि निकली। जाहिर है जो औषधीय गोलियां आधी भी नहीं हुई थीं, वे मुकेश के अचानक प्रकट होने से नष्ट हो गईं। इस समय अध्यक्ष गुलशन अब और शांत नहीं बैठ सकते थे। गोलियों को परिष्कृत करने में इतने सारे प्रतिभागियों के सामने आने के कारण उनके लिए, यानी अध्यक्ष के लिए, खुद को समझाना मुश्किल हो रहा था। मुकेश, तुम मेरे हकीम एसोसिएशन में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह महान हकीम मुलाकात है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से परेशानी खड़ी कर सको। गुलशन के गुस्से भरे चेहरे को देखकर मुकेश की हंसी फूट पड़ी। उसने अपना मुंह खोला और हौंस पड़ा। अध्यक्ष गुलशन, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने इसे देखा ही न हो? ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी गोली बना रहे हैं। वे लोग असफल हुए और गोलियां नष्ट कर दीं। इसका कारण यह था कि गोलियां बनाते समय उनका ध्यान ठीक से नहीं था। मेरे इस कदम से आपके हकीम एसोसिएशन को कई कुलीन लोगों को चुनने में मदद मिली है। अगर आप मुझे धन्यवाद नहीं देते बल्कि मुझे ही दोषी ठहराते हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, अध्यक्ष साहब, भाई मुकेश की बातें बेवजह नहीं हैं। हमारा हकीम एसोसिएशन कोई आश्रय स्थल नहीं है। कोई भी अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। इस बार, इससे पहले कि गुलशन कुछ कह पाता, राजन के मुंह के कोनों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभर आई और वह व्यंग करने लगा। राजन के मुंह से ये शब्द सुनकर मुकेश की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। ऐसा लग रहा था कि राजन और गुलशन का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाहरी दुनिया ने बताया था। वे दुश्मन बनने के कगार पर थे।
राजन की बातों से वहां मौजूद कई हकीमों के चेहरे उदास हो गए। अगर राजन की ताकत और हकीम एसोसिएशन के प्रमुख हकीम का रुतबा न होता तो शायद बहुत से लोग उसे मारने के लिए जजों की सीटों पर चढ़ आते। राजन के शब्द सुनते ही उसके विचार बदल गए। उसने अपना मुंह खोला और हरे सुनहरे रंग की लपटों का एक समूह तुरंत एक रोशनी स्तंभ में बदल गया, जो उसके मुंह से निकलकर आकाश में उड़ गया। पल भर में हरी सुनहरी लपटें और ड्रैगन सांप हवा में उठ खड़े हुए। कुछ रूपांतरणों के बाद वे एक तिलस्मी जानवर में बदल गए जो काफी क्रूर लग रहा था। उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और अपने पंजे लहराते हुए हवा में लगातार दहाड़ रहा था। उसने ड्रैगन सांप को गुस्से से घूरा। उसे देखकर लग रहा था कि इन दोनों जानवरों के बीच जरूर कोई लड़ाई होगी। जब ये दोनों उग्र जानवर आसमान में उड़े तो मुकेश की जोड़ी ने एक साथ ध्रुव को देखा। उनकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। भाई ध्रुव, चूंकि इस बूढ़े आदमी और भाई राजन दोनों ने हमारे कौशल का खुलासा किया है, इसलिए अगली बारी आपकी होनी चाहिए। मुकेश को पूरा यकीन था कि ध्रुव किसी भी प्रसिद्ध रोशनी को नहीं बुझा पाएगा, इसलिए जब वह बोलता था तो उसकी आवाज बहुत तेज होती थी, जिससे चौक में मौजूद सभी लोग उसे साफ सुन सकते थे। उनकी निगाहें अनायास ही दूसरी तरफ घूम जाती थीं। जब ध्रुव ने मुकेश की हरकत देखी तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने इस आदमी को नाराज नहीं किया, हालांकि उसने महान हकीम मुलाकात में हिस्सा लिया था। फिर भी उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं थी। ध्रुव ने आंखें सिकोड़ लीं और मुकेश को बुरी तरह घूरने लगा। इससे मुकेश का दिल अनायास ही कांप उठा। हालांकि मुकेश ने तुरंत ध्रुव की तरफ ठंडी मुस्कान दी। ध्रुव के प्रति उसके मन में जो ठंडक थी वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। मुकेश की नजर में वह सेकंड ग्रेड का हकीम था। 8 सितारा शक्तिदेव भी उसका आसानी से विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ध्रुव तो बस 3 सितारा शक्तिदेव था। अगर उसके पास 3 सितारों को पार करने की ताकत भी होती तो भी उसके लिए मुकेश का कुछ भी करना बिल्कुल नामुमकिन था। ध्रुव ने मुकेश की ठंडी मुस्कान को नजरअंदाज कर दिया। इस समय उसके दिल में बस एक ही चीज थी, वो था मुकेश द्वारा निकाला गया स्कारलेट फ्लेम क्रिस्टल। अगर ये वजह न होती तो ध्रुव उसके साथ खेलने में दिलचस्पी नहीं लेता। अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ते हुए ध्रुव ने मुकेश की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसने अपना हाथ मुकेश के सामने फैला दिया। मुकेश भी ध्रुव की ओर देखते हुए तिरस्कार से मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा। मुकेश के मन में एक विचार कौंधा और उसके शरीर के भीतर की रोशनी तुरंत भड़क उठी। जब रोशनी के 2 समूह पहले प्रकट हुए थे, तब तक ध्रुव के शरीर के भीतर की दिव्य रोशनी पहले ही प्रचंड हो चुकी थी। अगर ध्रुव ने उसे दबाया न होता तो शायद इन 2 विशालकाय जानवरों को इस लाखों फुट चौड़े आकाश में इतना क्रूर व्यवहार करने का मौका ही न मिलता। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। ध्रुव की हथेली से भव्य रंग बिरंगी रोशनी फूट पड़ी। पल भर में सभी प्रतियोगियों की कड़ाहियों की रोशनी बुझ गईं। जो गोलियां अभी पूरी नहीं हुई थीं, वे फिर से राख में बदल गईं। आकाश में 2 उग्र रोशनी के तिलस्मी जानवर, जो पहले एक दूसरे पर उग्र रूप से दहाड़ रहे थे, तुरंत ही विनम्र भेड़ों में बदल गए। उनके विशाल शरीर भी तेजी से सिकुड़ गए। वे नीचे उड़कर ध्रुव के हाथ में दिव्य रोशनी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए आज्ञाकारी धीमी गर्जना की लहरें छोड़ते हुए आए। मुकेश और राजन की आंखें भी इस पल स्तब्ध रह गईं। यहां तक कि गुलशन, चंद्रू और दर्शक दीर्घा में बैठे बाकी लोग भी इस पल स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें ध्रुव की हथेली में जलती रोशनी को गौर से देख रही थीं। उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। काफी देर बाद सभी ने अपना मुंह खोला और एक साथ चिल्लाए, मानो उन्होंने पहले से ही इस बात पर सहमति जताई हो। दिव्य रोशनी खाली चौक में मौजूद हर कोई हैरान रह गया जब ध्रुव की हथेली में रोशनी प्रकट हुई। यहां तक कि जिन प्रतियोगियों की गोलियां नष्ट हो गई थीं,
उनके पास अब अपने सामने रखे कड़ाहियों की परवाह करने का समय नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपनी निगाहें ध्रुव की ओर घुमा लीं। दर्शक दीर्घा में खड़े दर्जनों शक्तिदेवों ने भी अपनी निगाहें ध्रुव की ओर घुमाईं। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो वे ध्रुव की हथेली में जलती हुई शानदार रोशनी को देख रहे थे। इन वृद्ध लोगों के अनुभव को देखते हुए वे शायद यह नहीं पहचान पाए कि ध्रुव के हाथ में किस प्रकार की दिव्य रोशनी है, लेकिन वे 100% निश्चित थे कि ध्रुव के हाथ में जो रोशनी है वह निश्चित रूप से इस दुनिया की दिव्य रोशनी है। दिव्य रोशनी की शक्ति अप्रत्याशित थी। अब जब दिव्य रोशनी प्रकट हो गई थी तो सभी रोशनियां उसके आगे झुक जाएंगी। उन तीनों के बीच युद्ध जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुकेश अगर ध्रुव से लड़ना भी चाहता तो भी उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। दिव्य रोशनी के सामने भले ही वह अपनी ताकत से काली रोशनी की शक्ति बढ़ा ले, फिर भी वह ध्रुव का मुकाबला नहीं कर पाता। अगर वह ध्रुव को हराना चाहता तो उसे गोलियों के शुद्धिकरण के समय का इंतजार करना पड़ता। हम्फ! मुकेश की नाक से ठंडी खर्राटें निकलीं और उसने अपनी आस्तीन लहराई। एक विचार के साथ उसने काली रोशनी को, जो भेड़ की तरह शांत हो गई थी, जोर से वापस खींच लिया। फिर वह मुड़ा और अपनी सीट पर वापस आ गया। आज उसने सार्वजनिक रूप से खुद को कई बार जोर से थप्पड़ मारे थे। इस तरह के दर्द से उसके जैसे सेकंड ग्रेड के हकीम को बहुत गुस्सा आ रहा था। भाई मुकेश, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो कि एक कदम पीछे हट जाओ? तुमने मुझे अभी तक अपना हिस्सा नहीं दिया है। मुझे मत बताओ कि तुम, एक प्रतिष्ठित सेकंड ग्रेड हकीम, अभी भी सबके सामने अपनी बात से मुकरना चाहते हो। ध्रुव के मुंह से ये शब्द सुनकर कई लोग अनायास ही जोर से हौंस पड़े। कहा जा सकता है कि मुकेश भी बूढ़े नाथ की ही राह पर चला है। ध्रुव की बातों से मुकेश की आंखें आग उगलने को थीं। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसका बूढ़ा चेहरा तुरंत विकृत हो गया। उसके दिल में छिपी क्रूरता न जाने कितनी गहरी थी। उसकी आस्तीन के एक झटके से एक तेज हवा की आवाज आई। मुकेश की आस्तीन से अचानक एक लाल, सुनहरी रोशनी निकली। यह एक तेज ब्लेड की तरह थी जो हवा को चीरती हुई बेरहमी से ध्रुव की ओर बढ़ी। यह देखकर ध्रुव के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसके दिल में एक विचार, कौंधा और बहती रोशनी के चारों ओर कहीं से एक गोलाकार, चमकदार रोशनी प्रकट हुई और उसे जोर से अपने में समेट लिया। एक चीध्वनि। यह देखकर मुकेश का दिल ध्रुव के प्रति गुस्से से भर गया। हालांकि अंततः उसका गुस्सा एक ठंडी खर्राटों में बदल गया। उसने अपनी आस्तीन लहराई और वहां से चला गया। ध्रुव के मुंह के कोनों पर भी एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। वह स्वाभाविक रूप से स्कारलेट फ्लेम क्रिस्टल को जाने नहीं देगा। पिछला दृश्य तो बस स्कारलेट फ्लेम क्रिस्टल को जाने नहीं देगा, धुआंधार था। इस समय स्कारलेट फ्लेम क्रिस्टल पहले ही उस दायरे में गिर चुका था जिसे ध्रुव ने खोला था। मुकेश के जाने के बाद ध्रुव ने लापरवाही से उस छोटे हरे सुनहरे जानवर पर नजर डाली जो अभी भी उसके हाथ में दिव्य रोशनी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसने अपना हाथ भींच लिया और उस छोटे जानवर ने फूफकार मारी। कुछ ही देर बाद ध्रुव के हाथ में दिव्य रोशनी ने उसे निगल लिया। उसी समय राजन, जो अभी भी ध्रुव के पास खड़ा था, एकदम से पीला पड़ गया। उसका गला अनायास ही लड़खड़ा गया। जाहिर था कि उसे अंदरूनी चोटें लगी थीं। इस हरे सुनहरे जानवर में उसके सार का 10वां हिस्सा समाया हुआ था। इसी क्षण इसे ध्रुव की दिव्य रोशनी ने निगल लिया। स्वाभाविक रूप से राजन घायल होने से बच नहीं सका। राजन के बूढ़े चेहरे की त्वचा जोर से फड़क उठी जब उसने देखा कि उसका हरा सुनहरा जानवर ध्रुव की दिव्य रोशनी में समा रहा है। उसके मुंह से पीसने जैसी आवाजें निकल रही थीं। अचानक राजन अपने दिल में उठे गुस्से को रोक नहीं सका। उसने अपना हाथ बढ़ाया और गुस्से से ध्रुव की ओर इशारा किया। उसका मुंह गुस्से से भर गया और वह जोर से चिल्लाया, ध्रुव,
तुम कम से कम मेरे हकीम एसोसिएशन के नाम मात्र के बुजुर्ग हो। तुमने बिना किसी कारण के मेरी रोशनी को क्यों निगल लिया? जवाब में ध्रुव ने बस यूं ही उसकी तरफ देखा। फिर वह अपनी सीट की तरफ चल दिया। जब वह राजन के पास से गुजरा तो ध्रुव ने मुंह खोला और बेरुखी से बोला, मुकेश हार गए और उन्होंने दाम चुका दिया। मैंने देखा कि आप हिले नहीं और मैंने वह छोटी सी चीज भी देखी। स्वाभाविक रूप से मैंने उसे स्वीकार कर लिया। दुर्भाग्य से यह केवल एक छोटी सी रोशनी है और इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। जब ध्रुव के शब्द निकले तो राजन उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे ताजा खून की एक धार बह निकली। उसका चेहरा भी तुरंत पीला पड़ गया। जवाब में गुलशन, चंद्रू और मंच पर मौजूद बाकी लोगों ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो। उन्होंने अपना सिर घुमाकर शून्य वर्ग पर मौजूद प्रतिभागियों की ओर देखा, जो अभी तक सदमे से उबर नहीं पाए थे, और तुरंत उन पर चिल्लाए, क्या तुमने काफी देख लिया? समय में कोई बदलाव नहीं है। गोली को परिष्कृत करना जारी रखो। गुलशन की आवाज सुनते ही चौक का माहौल एकदम पहले जैसा हो गया, मानो जो कुछ पहले हुआ था वो कभी हुआ ही नहीं। सबके विचार भी तेजी से बदल रहे थे। दिन भर की हलचल के बाद अनगिनत दवाइयां धीरे धीरे बह निकलीं। पहले दिन जजों की कुर्सियां आखिरकार खाली हो गईं जब आसमान में अंधेरा छा गया। ध्रुव और बाकियों के लिए पहला दिन बस एक औपचारिकता थी। उच्च स्तरीय हकीम प्रतियोगिता से पहले बचे हुए समय में वे जब तक चाहें जो चाहें कर सकते थे। गुलशन और बाकी जज जाहिर है इतने भाग्यशाली नहीं थे। उन्हें मुलाकात के अंत तक यहीं बैठना पड़ा। बेशक इन शक्तिदेव योद्धाओं के लिए यह पलक झपकते ही हो जाने वाली घटना थी। रात घिर चुकी थी। एक छिपी हुई सराय में एक मेज के सामने दो आकृतियां बैठी थीं। राजन अपने सामने बैठे मुकेश को एक अप्रिय भाव से देख रहा था। उसकी आंखों में गहरी सतर्कता थी। जाने से पहले मुकेश ने चुपके से उसे एक संदेश भेजा था और उसे यहां मिलने के लिए कहा था। हालांकि राजन को नहीं पता था कि मुकेश उसे क्यों ढूंढ रहा था। राजन आखिरकार यहां इसलिए आया क्योंकि मुकेश ने उससे कहा था कि अगर वह ध्रुव से बदला लेना चाहता है तो उसे आना होगा। भाई राजन सचमुच आ गए हैं। राजन की ओर देखते हुए मुकेश के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। उसने चाय का प्याला मेज पर रख दिया और फिर धीरे से मुंह खोलकर हंसने लगा। मुकेश की हरकतें देखकर राजन ने ठंडी सांस ली। उसने अपना शरीर थोड़ा सा बगल की ओर घुमाया और कठोर चेहरे के साथ ठंडी आवाज में बोला, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ध्रुव मर जाए। उसने मेरे चेहरे की परवाह नहीं की और जबरदस्ती मेरी सार रोशनी को निगल लिया। मैं उसे अपनी जान देकर जरूर इसकी कीमत चुकाएगा। मैं उसे बताना चाहता हूं कि जो चीजें मेरी हैं, राजन, वह ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें कोई पीले बालों वाला बदमाश छू सके। राजन की आवाज सुनते ही उसकी बूढ़ी आंखों में अचानक एक तेज चमक दौड़ गई। उसका गुस्सा भड़क उठा और उसके हाथ में जो चाय उसने अभी तक नहीं पी थी वह कप के साथ फट गई। राजन की ओर देखते ही मुकेश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ ही देर बाद उसने चुपचाप अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। हालांकि जैसे ही उसने मुड़कर देखा, मुकेश की आंखों में एक बेहद धुंधली सी काली चमक चमक उठी। यह अच्छी बात है। चूंकि भाई राजन ध्रुव को मरवाना चाहता है, इसलिए यह मामला अब बहुत आसान हो जाएगा। मुझे डर था कि तुम मेरे पुराने काम में बाधा डालोगे क्योंकि वह तुम्हारे हकीम एसोसिएशन का सदस्य है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक बार हाथ मिला सकते हैं। मुकेश के मुंह पर एक गहरी और ठंडी मुस्कान फैल गई। उसका चेहरा काला और दुष्ट था। उसके हाथ ने धीरे से उसके सामने की जगह को हिलाया और एक नाजुक और खूबसूरत चेहरा कहीं से प्रकट हो गया। मुकेश ने अपनी बात खत्म करते हुए अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली और तुरंत शून्य में बदल गया। राजन ने कोई बात नहीं कही और ठंडी खर्राटों से सिसकने लगा। फिर जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसकी आवाज बदल गई।
बोलो, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मुकेश ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी मुद्दे पर आ जाएंगे। भाई राजन, आपके लिए बेशक एक और मामला है जो बेहद महत्वपूर्ण है। एक भयावह मुस्कान के साथ मुकेश ने राजन की ओर देखा और कहा। यह सुनते ही राजन की आंखें सिकुड़ गईं। यह बेहद जरूरी था। फिलहाल उसके पास न तो शक्ति की कमी थी और न ही रुतबे की। कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है? राजन ने ठंडी सांस ली। हालांकि उसने मुकेश की तरफ देखते हुए कुछ नहीं कहा। मुकेश को राजन के विचार समझ आ गए थे। उसने 2 बार खर्राटे लिए और मुस्कुराते हुए बोलने के लिए मुंह खोला। भाई राजन, क्या आपको सचमुच लगता है कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं? लेकिन मेरी राय में अध्यक्ष गुलशन के साथ आपके संबंध बेहद खराब हैं। यह संभव है कि ध्रुव के प्रति आधी नफरत गुलशन से ही उत्पन्न हुई हो। आप मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि क्या आप इस समय नुकसान में नहीं हैं? जब तक गुलशन अध्यक्ष हैं, आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। राजन की आंखें सामने मुस्कुराते हुए मुकेश पर टिकी रहीं। काफी देर बाद उसने ठंडी खर्राटों के साथ गहरी आवाज में बात की। आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? मुकेश ने शरारत से मुस्कुराया। वह जानता था कि राजन पहले ही चारा खा चुका है। वह मुस्कुराया और बोला, मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि तुम उस पुरानी चीज को बदल दो। राजन की आंखें अचानक सख्त हो गईं और फिर उसकी आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें मुकेश को घूर रही थीं, मानो उसे खा जाना चाहती हों। काफी देर बाद उसने अपने दिल की उत्तेजना को जोर से दबाया। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से मुकेश से बात करने के लिए अपना मुंह खोला। मुझे पता है कि आप मुफ्त में मेरी मदद नहीं करेंगे। बताइए, आपको क्या चाहिए है? भाई राजन वाकई बहुत सीधे हैं। चूंकि यह मामला है, इसलिए मैं अब गोलमोल बातें नहीं करूंगा। मैं ध्रुव को मारने में तुम्हारी मदद करने के लिए किसी को ढूंढ सकता हूं और मैं तुम्हें हकीम एसोसिएशन का अध्यक्ष पद दिलाने में भी मदद कर सकता हूं। मेरे सिर्फ 2 ही उद्देश्य हैं। सबसे पहले ध्रुव की दिव्य रोशनी लेनी है। ये शब्द सुनते ही राजन की आंखों के कोनों की त्वचा जोर से कांप उठी। लेकिन आखिरकार उसने सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, यह तुम पर निर्भर है। तुम ध्रुव को मारने में मेरी मदद करोगे। मैंने दिव्य रोशनी के बारे में पहले ही अनुमान लगा लिया है। और क्या? मुकेश के मुंह के कोने पर फिर से मुस्कान आ गई। उसने अपने कप में चाय का एक घूंट लिया। तुरंत उसने अपनी आंखें उठाईं और राजन की आंखों से मिलीं। जैसे ही उसने धीरे से अपना मुंह खोला और बोला, उसकी आंखें चमक उठीं। दूसरी बात यह है कि जब हम दोनों गोलियां बनाने में मुकाबला करेंगे तो तुम मुझसे हार जाओगे। टकराना। उसकी आवाज आने से पहले ही राजन के नीचे रखी कुर्सी जोरदार धमाके के साथ फटकर टुकड़ों में बिखर गई। बगल में रखी झैनान की लकड़ी की मेज भी एक जोरदार थप्पड़ से उड़ गई। राजन खड़ा हुआ और मुकेश को गुस्से से घूरने लगा। उसकी आवाज बेहद उदास थी, मानो नर्क की गहराइयों से आई हो। उसकी दोनों आंखों से हरी सुनहरी लपटें निकल रही थीं, जिससे उसके सामने का स्थान विकृत हो गया। मुकेश, आपको 1 इंच लेने के बाद 1 गज के लिए हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 1 इंच लेने के बाद 1 गज की दूरी तक पहुंचना चाहता हूं। हालांकि यदि आप गुलशन की जगह लेना चाहते हैं, तो आपको पहले मुझसे हारना होगा। मुझे मत बताना कि आप असली कारण भूल गए हैं कि गुलशन ने ध्रुव को मुकाबले के लिए क्यों आमंत्रित किया था। राजन को उसके शब्द सुनते ही तुरंत एहसास हुआ। प्राचीन नील शहर बेहद महत्वाकांक्षी था। दोनों शहरों के बीच हकीम एसोसिएशन ने पहले ही एक समझौता कर लिया था। अगर इस हकीम मुलाकात में प्राचीन नील शहर दक्षिणी आरोही शहर से हार गया,
तो प्राचीन नील शहर के हकीम एसोसिएशन के अध्यक्ष की जगह दक्षिणी आरोही शहर का कोई व्यक्ति ले लेगा। यदि ऐसा नहीं होता कि गुलशन अध्यक्ष के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करना चाहते थे, तो उन्होंने ध्रुव को मुकाबला करने के लिए आमंत्रित नहीं किया होता। बुढ़िया, तू तो कब से मुझसे पहरा दे नजरें गढ़ाए बैठा है। अगर मैं तुझे ऐसे ही रहने दूंगा तो मुमकिन है तू मेरी जगह ले ले। ठीक है, मैं तुमसे वादा कर सकता हूं, हालांकि तुम्हें उस समझौते को नहीं भूलना चाहिए जो तुमने व्यक्तिगत रूप से किया है। मुकेश ने यह देखकर सिर हिलाया और मुस्कुराया। यह स्वाभाविक है, मैं गुलशन की तरह नहीं बनूंगा जो पुल पार करने के बाद उसे जला देगा। राजन ने यह सुनकर कोई बात नहीं कही। उसने धीरे से खर्राटे लिए। फिर उसका स्वर बदल गया और उसने फिर पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप ध्रुव पर हमला करने के लिए कब तैयार हैं? मुकेश भी यह सुनकर मुस्कुराया। उसने बाहर आसमान की तरफ देखा और धीरे से हंसने के लिए अपना मुंह खोला। रुको, मैंने पहले ही उस पर नजर रखने के लिए लोगों को भेज दिया है। जैसे ही ध्रुव कोई कदम उठाएगा, मुझे सबसे पहले पता चल जाएगा। वह ध्रुव बस एक मेमना है जो वध के लिए इंतजार कर रहा है। जब मुकेश और राजन मिलकर ध्रुव से निपटने का तरीका सोच रहे थे, तब ध्रुव पहले ही सराय में लौट आया था। बिस्तर पर बैठे बैठे ध्रुव आखिरकार अपनी हंसी रोक नहीं पाया। हाथ हिलाते ही ध्रुव के हाथ में एक लाल सुनहरा क्रिस्टल प्रकट हो गया। स्कारलेट फ्लेम क्रिस्टल बेहतरीन आग मिल शक्ति के फ्लेम क्रिस्टलों में से एक था। इसकी मदद से वह अपना तीसरा अवतार प्राप्त कर सकता था। मुकेश को लगा था कि यह लाल ज्वाला क्रिस्टल कोई कीमती चीज नहीं है, इसीलिए उसने इसे दांव पर लगा दिया था। बदकिस्मती से आखिरकार उसने ध्रुव की बात मान ली। स्कारलेट फ्लेम क्रिस्टल जैसे गुणकारी क्रिस्टल को बाहरी लोगों की नजर में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं माना जाता था। ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल अपनी शक्ति को गाढ़ा करने के लिए किया जा सकता था या अपनी शक्ति को बदलकर उसे मजबूत बनाने के लिए भाग्य पर निर्भर रहा जा सकता था। हालांकि एक उत्परिवर्तित शक्ति आमतौर पर बेहद शक्तिशाली हो जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी शक्ति को परिष्कृत करने के बाद ही उसे अधिक सघन और शुद्ध बना पाते हैं। वे ज्यादा बदलाव नहीं ला पाते। बेशक अगर कोई इतना भाग्यशाली हो कि वह अपनी शक्ति में परिवर्तन कर सके और कुछ विशेष प्रभाव पैदा कर सके, तो यह माना जा सकता है कि उसने बहुत बड़ा लाभ कमाया है। आज हालांकि हर किसी के दृष्टिकोण से भले ही ध्रुव ने यह स्कारलेट फ्लेम क्रिस्टल प्राप्त किया हो, फिर भी यह ध्रुव के खिलाफ बेकार होगा, जिसके शरीर पर एक दिव्य रोशनी थी। यह जान लेना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिव्य रोशनी को बदल सके। यहां तक कि यह स्कारलेट फ्लेम क्रिस्टल, जिसमें कुछ संभावनाएं भी थीं, दिव्य रोशनी की तपिश को सहन नहीं कर पाएगा। हालांकि ध्रुव का लक्ष्य केवल यही नहीं था। खिड़की की ओर बढ़ते हुए ध्रुव ने खाली चौक की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। जब उसने आसमान की ओर जाती रोशनी देखी, तो ध्रुव के मुंह के कोने पर एक अनजानी मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में एक बेहद अस्पष्ट चमक चमक उठी। उसने मुड़कर कनखियों से दरवाजे की ओर देखा, फिर चुपचाप दरवाजे के सामने की ओर चल दिया। अगले ही पल ध्रुव की आंखों से अचानक एक बेहद ठंडी चमक फूट पड़ी। ध्रुव के दिमाग में एक विचार कौंधा और लकड़ी का दरवाजा फटने से पहले एक धमाका हुआ। प्रवेश द्वार पर एक रहस्यमयी संरचना थी जो अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई थी। ध्रुव को एक अंधेरे कोने में एक बेहद अस्पष्ट आभा का भी अस्पष्ट सा आभास हुआ। मात्र 9 सितारा विद्वान ने मेरी नाक के नीचे जाल बिछाने की हिम्मत की। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं मिट्टी का बना हूं? यहां से चले जाओ। अंधेरे को घूरते हुए ध्रुव की आंखों में एक तीखी ठंडी चमक भर गई। अंदर बैठे व्यक्ति ने भी ध्रुव की आंखों को देखा। उसका दिल तुरंत चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ध्रुव आभा छिपाने वाले ताबीज के इस्तेमाल के बावजूद उसे पहचान पाएगा। हालांकि
इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, एक विशाल शक्ति जिसका वह विरोध नहीं कर सका, उसके आस पास कहीं से प्रकट हुई। अगले ही पल उसे यह देखकर सदमा लगा कि उसके शरीर के भीतर मौजूद शक्ति को वास्तव में इस क्षण बलपूर्वक बंद कर दिया गया था। क्या यही एक कुलीन शक्तिदेव की असली ताकत है? एक विद्वान को स्थापित करने के लिए बस एक विचार की ही जरूरत होती है, टकराना। इस प्रचंड बल द्वारा बलपूर्वक खींचा गया शरीर अचानक उस संरचना से टकराया जो अभी पूरी नहीं हुई थी। वह संरचना तुरंत बिखर गई और एक अत्यंत शक्तिशाली आयामीय तरंगे उत्पन्न हुआ। काले कपड़ों में लिपटा मानव आकृति भी इस तरंग से तब तक टकराया जब तक उसने मुंह में ताजा खून का एक बड़ा कौर नहीं उगल दिया। स्पष्ट रूप से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि ध्रुव का चेहरा इस सबके सामने ठंडा और उदासीन बना रहा। उसकी दोनों आंखें उस आदमी पर टिकी थीं। उसकी आंखों में एक गहरी आग की चमक कौंधी। फिर उसने धीरे से बोलने के लिए अपना मुंह खोला। क्या मुकेश ने तुम्हें भेजा है? इस संरचना को देखकर लगता है कि यह एक छोटे पैमाने का आयामी रास्ता है। ऐसा लग रहा है कि उस आदमी को डर है कि वह प्राचीन नील शहर में मुझसे निपटने में असमर्थ है। वह आदमी जो बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को संभाल रहा था और खड़े होने की कोशिश कर रहा था, ध्रुव की इन बातों से थोड़ा हैरान जरूर हुआ। ध्रुव की आंखों में आग की लपटें देखकर उस आदमी का दिल कांप उठा। उसने जल्दी से बोलने के लिए अपना मुंह खोला। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें मुझे मारना नहीं चाहिए। उसकी आवाज सुनाई देने से पहले ही ध्रुव की आंखों से एक तेज आग की चमक निकल पड़ी। अगले ही पल उस आदमी का शरीर शून्य में बदल गया, यहां तक कि उसकी राख भी नहीं बची। कोलाहलयुक्त उसकी आवाज सुनते ही ध्रुव का शरीर हिल गया और वह तुरंत सराय से बाहर निकल गया। उसके पैर खाली हवा में पड़ गए और वह प्राचीन नील शहर से बाहर उड़ गया। ध्रुव का शरीर रात के अंधेरे में गायब हो जाने के बाद सराय के बाहर किसी और जगह से अचानक एक मानव आकृति प्रकट हुई। वह हवा में तैरती हुई उस दिशा में देखने लगी जहां से ध्रुव निकला था। फिर उसने सराय की ओर देखा और आंखें सिकोड़ लीं। उसके बाद उसका शरीर हिला और वह तेजी से वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद वह आदमी मुकेश के सामने आ पहुंचा। उसने घुटने टेके और मुकेश को विस्तार से बताया कि उसने क्या देखा था और अपने मन में क्या अनुमान लगाया था। तुमने क्या कहा? वह विद्वान मर गया है। एक जोरदार धमाके के साथ मुकेश का शरीर निढाल हो गया और वह पीछे कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों के कोनों की त्वचा लगातार फड़क रही थी। उसका दिल घबराने लगा। बगल में खड़ा राजन यह नाम सुनते ही दंग रह गया, जो इस प्राचीन नील शहर में गूंजने वाला लग सकता था। उसने तुरंत मुकेश को चौंकते हुए देखा और चीख कर बोला, अरे बूढ़े, तुमने तो ध्रुव पर नजर रखने के लिए एक विद्वान को घसीट लिया था। मुझे मत बताना कि तुम्हें ध्रुव की ताकत का अंदाजा नहीं है। क्या तुम सच में उस आदमी को नाराज करना चाहते हो? यह सुनकर मुकेश ने अपने मुंह के कोने को सिकोड़ लिया। उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। मैंने उसे पहले ही याद दिला दिया है कि ध्रुव एक हकीम है। उसे अपनी गुप्त आभा तावीज की क्षमता पर इतना भरोसा करने के लिए किसने कहा था? अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो तुम सिर्फ ध्रुव को ही दोष दे सकते हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम किसे दोषी ठहराते हो। अगर वह आदमी तुम्हें ढूंढने आए तो मुझे इसमें मत घसीटना। मुझे इस मामले की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। राजन के शब्द सुनकर मुकेश की आंखें गहरी और ठंडी होती गईं, जो उलझन से भरे थे। हालांकि अंततः यह एक ठंडी खर्राटों में बदल गया और हाँसी में बदल गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच सकते हो? तुम्हें एक बात साफ समझनी होगी। मेरी नाव पर चढ़ा जा सकता है, पर उस पर चढ़ा नहीं जा सकता। अगर तुम इस बूढ़े से नाता तोड़ने पर अड्डे हो, तो जब तुम्हारी हालत खराब हो तो मुझे ढूंढने मत आना।
राजन जवाब देना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसने एक ठंडी खर्राट भरी। उसने बिना कुछ कहे अपने होंठ सिकोड़ लिए और सिर घुमा लिया। मुकेश ने एक बार फिर अपनी नजर सामने जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठे आदमी की ओर घुमाई। उसकी आंखों में अचानक एक निर्दयी भाव उभर आया और उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, जाओ और दारा और शाकूर को बुलाओ और उन्हें ध्रुव के ठिकाने के बारे में सूचित करो। वे स्वाभाविक रूप से ध्रुव से निपट लेंगे। यह सुनते ही उस आदमी ने जल्दी से सिर हिलाकर हामी भरी। उसका शरीर चमक उठा और वहां से गायब हो गया। राजन ने भी उन दो जाने पहचाने नामों को सुनकर अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। उसने मुकेश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम उन्हें बुलाओगे। हम्फ, दारा और शाकूर दोनों 7 सितारा शक्तिदेव हैं। वे दोनों भी एक ही गुट से आते हैं। ट्रेनिंग विधि और युद्ध कौशल जो वे अभ्यास करते हैं एक दूसरे के पूरक हैं। यदि वे दोनों एक साथ हमला करते हैं तो ध्रुव को निश्चित रूप से मौत से बचने में कठिनाई होगी। मुकेश और राजन एक बार फिर एक दूसरे के सामने आए और अपनी बात कहने के बाद मुस्कुराए। इसके तुरंत बाद जोरदार हंसी की लहरें फूट पड़ीं। दूसरी तरफ कढ़ाईदार वस्त्र पहने 2 बूढ़े भी उसी दिशा में पीछा कर रहे थे जहां से ध्रुव निकला था। ध्रुव एक पहाड़ की चोटी पर पालथी मारकर बैठा था। उसके पूरे शरीर की आभा अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुकी थी। उसके हाथ के एक झटके से लाल रंग की ज्वाला क्रिस्टल अचानक ध्रुव की हथेली में प्रकट हो गई। ध्रुव के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। उसके मन में एक विचार आया और एक भयावह अंदरूनी शक्ति तुरंत उसकी भौहों के बीच से ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। वह तेजी से ध्रुव के सामने एक अवतार में एकत्रित हो गई। ध्रुव ने अपने सामने अवतार को देखते ही मन आह भरी। हालांकि यह जल्द ही एक फीकी मुस्कान में बदल गई। अपनी बड़ी आस्तीन लहराते हुए उसके हाथ में पकड़ा स्कारलेट फ्लेम क्रिस्टल अवतार के शरीर में जा लगा। ध्रुव ने धीरे से अपना सिर हिलाया और मन में चल रहे विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ फेंक दिया। उसके शरीर के भीतर की दिव्य रोशनी भी उसी प्रवाह के साथ ध्रुव के शरीर के रोम छिद्रों से बाहर निकली। वह एक रंग बिरंगे रोशनी अजगर में बदल गई जो आकाश में उड़ रहा था। ज्वाला क्रिस्टल को 2 बार उकेरने के बाद ध्रुव के पास उकेरने की एक नई विधि पहले से ही थी। उसने अपनी अंदरूनी शक्ति और दिव्य रोशनी की शक्ति का उपयोग करके दोनों को एक साथ मिला दिया। उत्कीर्णन निश्चित रूप से आधे प्रयास में 2 गुना प्रभावी होगा। इसीलिए ध्रुव को तीसरी उत्कीर्णन प्रक्रिया को लेकर जरा भी चिंता नहीं थी। हालांकि तैयारी से पहले ध्रुव ने अपनी नजरें उसी दिशा में घुमा लीं जहां से वह आया था। 2-4 नजरें घुमाने के बाद वह आखिरकार वापस मुड़ गया। उसके मन में एक विचार कौंधा और एक अत्यंत भयावह अंदरूनी शक्ति भी तेजी से एकत्रित हुई। पल भर में वह रोशनी ड्रैगन की तरह एक अदृश्य विशाल ड्रैगन में बदल गई और आकाश के एक ओर अजगर छा गया। अगले ही पल रोशनी ड्रैगन और अदृश्य विशाल ड्रैगन एक साथ आकाश में उड़ गए। वे एक दूसरे का पीछा करते हुए एक दूसरे से लिपट गए और तेजी से एक हो गए। एक नजर में नीचे उड़ते हुए यह बिल्कुल एक निर्वात जैसा प्रतीत हुआ। अगर उस समय ड्रैगन कबीले का कोई सदस्य भी मौजूद होता तो भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के यह सोच लेता कि यह विशाल ड्रैगन कबीले का सदस्य है। विशाल अजगर के बनने के बाद ध्रुव के मन में एक बार फिर विचार आया। विशाल ड्रैगन ने भी आकाश की ओर एक लंबी दहाड़ लगाई। तुरंत ही वह एक धमाके के साथ आगे बढ़ा और अवतार की ओर तेजी से बढ़ा। देखने से ऐसा लग रहा था मानो वह अवतार को बलपूर्वक चकनाचूर कर देना चाहता हो। उसकी ताकत चौंकाने वाली थी। बजना